नमस्कार। एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 8। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है मन लगा के सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि यही आपका जो है नेक्स्ट जो भी आप फ्यूचर में एग्जाम देंगे उसका बेस बनता है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग डिफेक्ट इन व्हीकल एट सर्विस स्टेशन। निम्न में से कौन सा सर्विस स्टेशन पर वाहन में खराबी दर्ज करने के लिए एक मानक प्रारूप है? जॉब कार्ड, व्हीकल मैनुअल, लॉग बुक या मेंटेनेंस मैनुअल। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछता है। ये एक रैंडम क्वेश्चन है जो मतलब अक्सर लोग तैयार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें आपको क्या होता है, अपनी बेसिक जो जनरल नॉलेज है, जो आपने कभी देखा हो, क्योंकि कार वगैरह आप देखते ही हैं, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा जॉब कार्ड। देखिए, जो जॉब कार्ड होता है ये एक मतलब तरीके से बुक टाइप की होती है, पुस्तक। ठीक है, बुक टाइप की होती है ये। इसमें जो है आप गाड़ी की जो सर्विस हुई है, जितनी बार भी मतलब कितनी बार आप जब अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने जाते होंगे तो देखते होंगे कि उसके पास एक किताब है जिसमें वो चेक करता है, ठीक है, कि गाड़ी की सर्विसेज कितनी बार हुई है, खराबी क्या क्या रही है, वो ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, मतलब उसकी पूरी जानकारी होती है, उसे बोलते हैं हम जॉब कार्ड। ठीक है, और जो लॉग बुक होती है उसमें होती है कि गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, दूरी, और उसमें ईंधन की खपत कितनी होती है, क्योंकि जब आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आप इन सब चीज़ों पे पूछताछ करते हैं। ठीक है, कि मतलब कितने जो है वो माइलेज देती है, आपने सुना होगा। ठीक है, लोगों को पूछते हुए, या खुद भी आप कभी खरीदने गए हो गाड़ियाँ तो आप माइलेज के बारे में जो है पूछते हैं। ठीक है, या 1 किलोमीटर में कितना स्पीड कवर करती है, ये सब आपके सवाल होते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है लॉग बुक में लिखा होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है, मतलब अगर आपने कहीं सुना भी हो, कहीं देखा भी हो, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी टीएसएसबी पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन अ व्हीकल्स टायर एंड द रोड इज नोन एज। सड़क तथा एक वाहन के टायर के बीच में प्रतिरोधक बल के रूप में जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है बेलन प्रतिरोध, जो है अर्थिंग प्रतिरोध, टायर प्रतिरोध या रोड रेजिस्टेंस। देखिए, मैंने आपको ये प्रतिरोध जब पिछली क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको जो है वो रोलिंग, ठीक है, स्टैटिक और मतलब ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले क्लासेस में। ठीक है, देखिए टायर रेजिस्टेंस ये कोई वो नहीं होता है, ना रोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अर्थिंग रेजिस्टेंस वो होता है जब आप मतलब आपने अपने घरों में देखा होगा कि एक अर्थ वायर भी होती है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके घर में कहीं ज़्यादा बिजली आती है, मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है, तो उससे क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए एक अर्थ वायर लगाई जाती है, वो जो बिजली अगर जो अधिक मात्रा में आती है वो अर्थ में चली जाती है। ठीक है, तो अर्थिंग रेजिस्टेंस वो होता है। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि टायर, देखिए टायर क्या होता है, वो तो होता है गोल। ठीक है, और वो क्या करता है, अब वो तो रोल करता है ना, कोई भी जो गोल चीज़ होती है वो रोल करती है। ठीक है, वो चल के नहीं जाती है, तो इसका आंसर होगा रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम रोलिंग रेजिस्टेंस का, जिसको कई बार लोग टायर रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, ये है। ठीक है, देखिए अर्थिंग मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बिजली कड़क रही है, ठीक है, उस और ये मतलब आपके घर पे आती है, तो इसमें आपके सिस्टम लगा होता है जिससे ये जो है अर्थ में चली जाती है, या फिर आप घर में भी अर्थ वायर देखते हैं। ठीक है, तो ये सब उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय। ठीक है, मतलब यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से आगे है, कितना घंटे आगे है। ठीक है, 6 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे आगे है, या 3.5 घंटे आगे। देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता है कि ग्रीनविच से हमारा टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये है प्राइम मेरिडियन, सबको पता है, ये इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, और ये है इंडिया। इंडिया में जो हमारी मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, वो जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा मानक समय है, ये इनका मानक समय है। ठीक है, और अगर आप इस दिशा से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, घूम के जाएंगे आप, ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा पहले पड़ेगा, है ना। यानी ग्रीनविच से अगर आप इंडिया की तरफ चलते हैं तो उसको मतलब जो है यहाँ पे टाइम अगर मान लीजिए यहाँ मतलब इसके डिस्टेंस को कवर करने में 5.5 घंटा लगता है। ठीक है, मतलब
तरीके से समझाना मैं आपको ये चाहती हूँ कि जो है अगर आप देखें तो ग्रीनविच में जो टाइम हो रहा है इस टाइम पे और भारत में जो टाइम है उसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। हम उनसे आगे हैं टाइम फ्रेम में, ठीक है। यानी अगर हमारे पास जो है मान लो 10:30 हो रहा है, ठीक है, सुबह के, तो उनके यहाँ पे जो है वो 5:30 बजे हैं, ठीक है, भोर के, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑन विच रिवर्स बैंक वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन 1651, ठीक है। तो 1651 में किस नदी के किनारे प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है बरार नदी के पास, हुगली नदी के पास, नर्मदा नदी के पास, महानदी के पास। देखिए ये भी एक बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें अगर आपने अंग्रेजों का जो है शासनकाल पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले वही बताते हैं कि कौन से तट पे आए थे, सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ठीक है, पूर्व में सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी, पश्चिमी तट पे कहाँ स्थापित की थी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर है नर्मदा नदी पे उन्होंने स्थापित की। देखिए अब इसको हम आगे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे ना तो वो आए थे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्हें 1611 में वो आए थे जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। और उन्होंने वहां पर मसूलीपट्टनम, ठीक है, एक जगह है, वहां पर उन्होंने अस्थायी कारखाने बनाए थे, स्थायी नहीं बनाया था, अस्थायी कारखाने बनाए थे, ठीक है। लेकिन ये तो पहला था, ठीक है, जब उन्हें जहांगीर ने उन्हें अनुमति दी थी। फिर आता है नेक्स्ट काल, इसमें आता है 1651 में शाह सूजा, एक्सक्यूज मी, 1651 में जो है शाह शुजा ने अनुमति दी थी हुगली नदी पर बनाने के लिए, ठीक है। और ये बंगाल में उनका प्रथम जो है कारखाना था। तो आपको आई होप दोनों क्लियर जो है तथ्य क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको हुगली नदी और नर्मदा नदी पे होगा। मैंने आपको जो बताया 1611 में जब जहांगीर के शासनकाल में वो आए थे तब उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना जो है अस्थायी कारखाना बनाया था और मसूलीपट्टनम नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए ये आंसर सही होगा। अब इसने आपसे कोई स्थायी या अस्थायी कारखाने के बारे में नहीं पूछा, इसने आपसे पूछा है कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ डाली थी, ठीक है। इसी हिसाब से नर्मदा नदी आंसर जो है वो सही होगा, ठीक है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। ये 1611 में वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे, मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाने का निर्माण किया था और 1651 में शाह सूजा की अनुमति से उन्होंने जो है हुगली नदी के किनारे अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड बिफोर द तुगलक डायनेस्टी? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तुगलक राजवंश से पहले शासन किया था? आपके पास खिलजी, सैयद, लोदी, मुगल वंश। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ और मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश ने किया था, मैंने आपको उनका ईयर भी बताया था, खिलजी वंश ने किया था, उसके बाद तुगलक वंश आया था, उसके बाद सैयद आए थे, फिर आया था लोदी वंश। तो अब इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि तुगलक वंश से पहले कौन आया था, तो तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश आया था, तो आंसर होगा खिलजी वंश, ठीक है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो देखिए खिलजी वंश का शासनकाल जो था वो 1290 से 1320 में था, ठीक है। सैयद वंश का 1414 से 1451 एडी में था और अगर आप लोदी वंश का देखें तो 1451 से जो है 1526 एडी तक था और मुगल शासनकाल का सबको पता ही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ प्लेस एंड आई शैल हैव इट? स्वतंत्रता मेरा जन्म, सॉरी आपका क्वेश्चन है हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता है, नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। आई होप इसमें और भी आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं।
ठीक है। तो आपको पता ही है कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बस इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ये जान सकते हैं कि 1916 में उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में ये बात कही थी। लेकिन इतना डीप वो आपसे शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, वाइल ड्राइविंग ऑन अ कर्व द ड्राइवर शुड, मोड़ पर वाहन चलाते समय चालक को क्या करना चाहिए? स्टॉप एंड सी व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ हिज व्हीकल, स्लो डाउन, वेट फॉर द अदर व्हीकल टू क्रॉस ओवर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर जो है अगर मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और मोड़ आ जाए तो उस टाइम पे ड्राइवर को क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सा बहुत इजी सवाल है। इसमें ये मतलब आपको अपने जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा कि स्लो डाउन कर, इसको अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए, क्योंकि मोड़ जब आता है, ठीक है, मान लीजिए आप सीधे चल रहे हो और ये मोड़ आ गया, आपको यहाँ मुड़ना है, अगर आप यहाँ पे अपनी स्पीड कम नहीं करेंगे तो अगर यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है और आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप दोनों आपस में टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी न किसी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों लोग क्या करेंगे? अपनी स्पीड को कम करेंगे और आगे देखेंगे कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आप को कोई जानकारी नहीं भी तभी भी आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं कि कौन सा सेफ्टी के पर्पज से सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है बहुत सारे वेद हैं, वेदों की संख्या वैसे मतलब जो है वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ये चारों आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें सबसे जो पुराना है वो ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आता है, उसके बाद अर्थवेद आता है। देखिए सबसे नंबर 1 पे ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर यजुर्वेद का स्थान आता है, ये दूसरे नंबर पे है, सामवेद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो है अर्थवेद है। ठीक है, अब कई बार अगर आपको डिटेल में शायद ही वो पूछे, लेकिन आप याद रख लीजिए इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 जो है इसमें सूक्त हैं और 10,580 जो है इसमें रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो शायद ही आपसे पूछे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता होती है तो एक सेफ्टी होती है आपके लिए एग्जाम में, कि अगर एग्जामिनर आपके लिए टफ क्वेश्चन भी बनाएगा तभी भी आप जो है आपको डर नहीं लगेगा, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ राइट टर्न अ ड्राइवर शुड मर्ज विद मेन स्ट्रीम ट्रैफिक, दाएं मुड़ने के बाद चालक को यातायात में शामिल होना चाहिए। स्पीड अप टू यानी तेज गति से, ठीक है, दूसरों को अनुमति ना दे, नॉट अलाउ द अदर्स टू स्लोली एंड स्मूथली स्टॉप फॉर अ मोमेंट, यानी मान लीजिए कोई मोड़ आ रहा है, ठीक है, और वहां पर ट्रैफिक है, ठीक है, ये मोड़ है, आप यहाँ से अकेले आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक यानी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, लाइन से, तो अब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, यानी आप कौन सा स्टेप उठाएंगे, ये जो है आपसे इसमें पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आप स्पीड करेंगे तो आप बाकी गाड़ियों से जाकर टकरा जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। आप दूसरों को भी वहाँ पे खड़े होने की अनुमति ना दें, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपके पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई वो तो आएंगी आएंगी। अगर आपसे पूछे कि कुल पल में मतलब जो है स्टॉप फॉर अ मोमेंट, यानी कुछ देर के लिए रुके फिर अपनी गाड़ी को आप चला दे, देखिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक में अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप दूसरी गाड़ियों से लड़ जाएंगे, ठीक है, और किसी की डेथ हो सकती है। तो ऑप्शन 3 सही है, आप स्लोली जाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ट्रैफिक के साथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ, निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सर्वाधिक है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन में है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है उसकी सर्वाधिक है। देखिए इसमें आपका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो सर्वाधिक है। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जान लेते हैं। देखिए अगर वो आपसे पूछता है, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत मतलब जो है टॉप 10 लंबी नदियां बताइए, तो टॉप 10 लंबी नदियों में देखिए सबसे पहले नाम आता है सिंधु नदी का, फिर दूसरा आता है ब्रह्मपुत्र का, फिर तीसरा आता है गंगा का, फिर चौथा है गोदावरी, फिर पांचवा है कृष्णा, फिर जो छठवीं है
वो है यमुना। फिर 7वीं में आता है नर्मदा, 8वीं में आता है महानदी, फिर 9वीं में आता है कावेरी, फिर 10वीं में आता है तापी। ठीक है, ये टॉप 10 नदियां हैं जो जिनकी लंबाई सर्वाधिक है। देखिए ये जो 2 नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्णतः भारत में नहीं बहती हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो अगर आपसे ये पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तब आपका आंसर होगा गंगा। अब यहाँ देखिए आप ऑप्शन में आपको ना गंगा दिया है, ना सिंधु दिया है, ना ब्रह्मपुत्र दिया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में गोदावरी दिया है। गोदावरी चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपको वो मान लो घुमा के पूछता है तो आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है सबसे लंबी नदी है। उसमें आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी दे देगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि सिंधु सबसे लंबी नदी। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आंसर गंगा होगा। आंसर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्णतः भारत में नहीं बहती हैं। ठीक है, सिंधु नदी जो है आपने देखा है भारत से निकल के पाकिस्तान में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकल के फिर चीन, चाइना होते हुए, तिब्बत से बहते हुए फिर वो इंडिया में आती है। ठीक है, तो हम उसका थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। अगर आपसे इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप गंगा नदी को टिक करेंगे, और अगर आपसे कुछ भी नहीं पूछता है, सिर्फ सर्वाधिक सबसे लंबी नदी पूछता है, तब आप सिंधु नदी को टिक करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये टॉप 10 नदियां याद कर लें, तो आपका ऐसे कोई क्वेश्चन जो है जब भी एग्जामिनर पूछेगा आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, आपसे पूछ रहा है। 382 है, 402 है, 415 है, या 395 है। ठीक है, तो आपसे घनत्व जानना चाह रहे हैं कितना है भारत का, आपको बताना है। देखिए इसमें आंसर ए सही है, 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए देखिए, इसके साथ साथ हम जो है अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, क्योंकि जनगणना पे बेस्ड सवाल हर बार हर एग्जाम में आता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले ले, चाहे डीएसएसबी का ले ले, चाहे आप यूपीपीसीएस का ले ले, यहाँ तक कि आईजीएस का एग्जाम ले ले, आरओ, एआरओ, कोई सा भी आप एग्जाम ले, वन डे उसमें जनगणना से बेस्ड सवाल हमेशा मिलेगा आपको। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको तुरंत याद कर लेना चाहिए, तुरंत अपने टिप्स पे याद कर ले, ताकि इससे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब दे और आप एक नंबर अपना सिक्योर कर ले कैसे भी। ठीक है, तो चलिए हम फैक्ट को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत की टोटल जनगणना कितनी है, ठीक है, मतलब जनसंख्या कितनी है, सॉरी, तो आप बोलेंगे 1210.8, ये भारत की जो है कुल जनसंख्या है। अगर आपसे पूछता है कि भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है, तो 17.7% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि है। अगर आपसे पूछता है कि औसत वार्षिक, ठीक है, वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जनसंख्या घनत्व तो 382 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो भारत का लिंग अनुपात 943, यानी 1000 पुरुषों पर भारत में 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि शिशु लिंग अनुपात कितना है, यानी 0 से 6 वर्ष के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 919 है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 73 है भारत की साक्षरता दर। अगर आपसे ग्रामीण साक्षरता दर परसेंटेज में पूछता है तो 67.8 है। अगर आपसे जो है पुरुषों की शहरी पूछता है तो 84.1 है। ठीक है, वहीं अगर आपसे जो है वो पुरुषों की साक्षरता दर पूछता है तो 80.9 है, यानी पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है। अगर आपसे महिलाओं की पूछता है तो महिलाओं की 64.6 है। ठीक है, अगर आपसे शहरी जनसंख्या पूछता है तो शहरी जनसंख्या जो है वो 31% है। अगर आपसे ग्रामीण जनसंख्या पूछता है तो 68.8 है। ठीक है, देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, ये वो आपसे हर एग्जाम में पूछेगा। ये आपका एक नंबर बढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें प्रिपेयर करने से आपके एग्जाम में आपकी जो रैंकिंग सिक्योर करने का और अच्छे मार्क्स लाने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं जनसंख्या का। जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखें, ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट है यूपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश,
उसका आ जाता है मध्य प्रदेश। देखिए हम लोग बहुत ही जल्दी जो है एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। उसमें ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं जैसे जनसंख्या हो गया, भारत के जो है डांस फॉर्म हो गए, आर्ट्स फॉर्म हो गए, भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, भारत में मतलब वन का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कौन सी राज्य की राजधानी कौन सी, हमारे पड़ोसी राज्य कौन से। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाते हैं या जिनसे हर बार कोई ना कोई सवाल डेफिनेटली आता ही आता है और आपका एक नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स पे हम आपके लिए मतलब ऐसे विषयों पर हम आपके लिए अलग से क्लास शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आएगी वो आपके पास। तो आप वो क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आपके जो है वो चांसेस बढ़ जाएं सिलेक्शन के, और आप ऐसे टॉपिक्स को क्यों छोड़ के आए एग्जाम में जो बहुत ही इजीली आपके पेपर हो सकते हैं, ठीक है, और आपके जो है चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो वो सीरीज हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, उसे भी आप जरूर देखिएगा और आप सबके लिए आई होप वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट एंड एग्जाम्पल ऑफ। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण का, जो है इंडोसाइटोसिस का, ऑस्मोसिस का, या फिर ट्रांसप्लांटेशन का। देखिए ये मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, ये उसकी ब्रांचेस हैं। देखिए ये जड़ें हैं पौधों की, तो पौधों की जड़ों द्वारा जो ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह या पानी वगैरह, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, याद रखिएगा। पौधों की जड़ों के माध्यम से जो पानी ऊपर जाता है उनके टहनियों तक, उनके पत्तों तक, उस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, भोजन जो है मतलब जो है सॉरी पौधे जब जो है सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, पौधों की पत्तियां जब अपना भोजन बनाती है तो उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन, जब पौधों को एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है तो उनको हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इंडोसाइटोसिस जो होता है वो तब होता है जब पौधों द्वारा पानी ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है, और जब इस पानी को जो है पौधों की एक एक पत्तियों में ट्रांसफर किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इन चारों में क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चॉक। निम्नलिखित में से कौन सा चॉक में मौजूद है? आपके पास ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज जो है वो चॉक में उपस्थित होती है, ठीक है, चॉक के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर सही होगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अभी हम पहले इसको आगे जान लेते हैं कि ये सब कौन कौन से पदार्थों में सोडियम या पोटेशियम या फिर सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस में पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको साबुन में मिलेगा जिससे आप नहाते हैं, ठीक है। फिर रेयॉन में मिलेगा, रेयॉन एक कपड़े का नाम होता है, कागज में, फिर विस्फोट जो बम वगैरह बनाए जाते हैं, डाइस्टक में, और पेट्रोलियम उत्पाद में। पेट्रोलियम उत्पाद आपने पेट्रोलियम जेली सुनी होगी, वैसलीन वाली, वो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। पेट्रोलियम उत्पाद में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट किसमें पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपको उर्वरकों में मिलेगा, फिर आपको पेड़ के तने में, फिर आपको रॉकेट में मिलेगा, फिर आपको जो है वो आतिशबाजी जो नहीं होती आप देखते होंगे, अक्सर जो है किसी की शादी होती है या फिर जो है दिवालियों पे लोग आतिशबाजी करते हैं तो उनमें पाया जाता है, बारूद में पाया जाता है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रसंस्कृत मांस होते हैं, मीट, उसमें भी पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब चलिए हम देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड किस किस में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड हमको समुद्री जल और बहुकोशिकीय जीवों में मिलते हैं। समुद्री जल में मिलेगा, आपको पता ही है, खारा होता है समुद्री जल का पानी, और उसमें जो रहने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, उनकी जो बाहरी जो परत होती है उसमें मिलता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको चौक में मिलेगा, चूना पत्थर में मिलता है,
फिर आपको जो है अंडे के छिलके में मिलता है, जो लोग अंडा खाते हैं उन्हें बात मालूम होगी, अंडे के छिलके में मिलता है। उसके बाद जो है शंख के जो कंकाल होते हैं उनमें मिलता है, और साथ साथ मोतियों में भी पाया जाता है। और एक और पदार्थ है जिसमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोपोड के गोले। ठीक है, तो इन सब में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्ट रीजन कैन इंडिया बी डिवाइडेड इनटू? भारत को कितने वनस्पति क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? 7, 8, 5 या 6? ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपसे किस प्रकार का विभाजन पूछ रहा है। इसमें आपसे वनस्पति का विभाजन पूछ रहा है। अगर भारत का जब भौतिक भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि भारत को जो है वो बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। वनस्पति के आधार पर अलग करते हैं हम, मृदा के आधार पर अलग करते हैं, वर्षा के आधार पर अलग करते हैं, ठीक है, भूगोल के आधार पर अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमसे वानस्पतिक प्रकार का पूछा है, तो आपका आंसर है 8। वानस्पतिक आधार पर 8 प्रकार में भारत का मतलब जो भारत का विभाजन किया जाता है। देखिए, मैप के माध्यम से समझेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है 8 प्रकार। ठीक है, ये असम यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, इसको नहीं काउंट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले पश्चिमी हिमालय, ठीक है, फिर हमारा पूर्वी हिमालय, फिर हमारा सिंधु घाटी का मैदान। सिंधु घाटी देखो, सिंधु नदी यहाँ से बहती है तो ये मैदान इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर गंगेटिक प्लेन्स यानी हमारी गंगा नदी ये यहाँ बह रही है तो ये एरिया। सेंट्रल इंडिया, ये मध्य प्रदेश का ये भाग हमारा दक्कन पठार वाला मतलब जो है सेंट्रल एरिया ये। ठीक है, और दक्कन रीजन ये हमारा दक्कन पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये इसमें शामिल हो जाएगा। फिर हमारा जो है वो पूर्वी घाट, ठीक है, मलाबार वाला एरिया, ठीक है, और हमारा अंडमान और निकोबार ये रहा। ठीक है, तो ये भारत के जो है वनस्पति के आधार पर भारत के 8 विभाजन ये हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के कारण नाबार्ड का गठन किया गया था? आपके पास ऑप्शन है श्री होमी जो है सेठना कमेटी, श्री नरेश चंद्र समिति, श्री धर्मवीर समिति, श्री शिवरामन समिति। आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका आंसर होगा डी। देखिए, इस प्रकार की समितियों के नाम आप बहुत याद रखिएगा, जिनके रिकमेंडेशन से किसी न किसी प्रकार के जो है चीज़ का गठन हुआ। जैसे नाबार्ड का गठन किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, या कई बार आपसे पूछ लेगा कि जो है वो नीति आयोग का गठन किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, योजना आयोग का गठन कैसे। वो ऐसे मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपसे इस प्रकार की समितियाँ जब बनती हैं और उससे कोई संगठन का निर्माण होता है तो वो इस प्रकार के सवाल आपसे ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको जो है ऑप्शन डी सही है। श्री बी शिवरामन समिति की जो है की सिफारिश पर जो है इसका गठन किया गया था। इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, देखिए नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, अब आपको नाम से ही क्लियर होगा कि इस बैंक का निर्माण किस लिए किया गया। देखिए, इस बैंक का निर्माण किया गया था जो किसान होते हैं ना उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, ताकि वो जो है मतलब अपनी खेती अच्छी कर सके, अपने जीवन स्तर को सुधार सके। ठीक है, तो उसके लिए किया गया था। अब आप देखिए किसानों के लिए कदम क्यों उठाया गया था। अब किसान है, अब उनके पास ऐसा कोई स्रोत या साधन नहीं कि अगर उन्हें मान लीजिए जो है अपनी कृषि में कुछ विकास करना है तो वो जो है ऋण कहाँ से लेते थे, जमींदारों के पास चले जाते थे और जमींदारों ने अपने चंगुल में फंसा लेते थे। तो किसानों को इस सब चीज़ों से बचाने के लिए सरकार जो है वो नाबार्ड लेके आई थी कि आप किसी और से ऋण मत लीजिए, आप सरकार से ऋण लीजिए। ठीक है, और कई बार वो क्या करते हैं, ऋण को माफ भी कर देती है सरकार, लेकिन जमींदार से आपने ऋण लिया तो वो नहीं भूलेगा, वो आपसे जो है दुगना ब्याज वसूलेगा। ठीक है, इसलिए सरकार जो है नाबार्ड को लेके आई थी ताकि जो है किसानों को सस्ते दरों पर और जो है लॉन्ग टर्म जो है वो एक तरीके से जो है उन्हें ऋण मिल सके, ताकि वो अपनी कृषि में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सुधार कर सके या फिर उसका विकास कर सके। ठीक है, आपसे देखिए एक तरीके से ये भी पूछ सकता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का सांविधिक न्याय जो है निकाय है, सांविधिक निकाय।
ये वर्ड आप याद रखिएगा। अगर आपसे यही नाबार्ड पे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ लेता है तो आपसे यहाँ पे आपको गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज होती है जो जहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और आपको एग्जामिनर यहीं पे फंसाता है। अगर आपने यहीं पे अपने डाउट को क्लियर कर लिया तो आपको एग्जामिनर कितना भी घुमाए, आप जो है उस चीज़ को गलत करके नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 16. Which of the following organism classification does Anabaena belongs to? Anabaena निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है मोनेरा, पादप, ठीक है, पोटिस्टा या कवक। देखिए ये मोनेरा वर्ग से संबंधित है, ये ना ये पादप में आता है, ना ये कवक में आता है, ना ये पोटिस्टा में आता है। देखिए डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये है मेनाबीना, ठीक है, ये आपको माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, देखिए एनाबीना जो है वो मोनेरा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये शैवालों की अधिकता समृद्धि की मतलब अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं जो है मृदा में तो उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, शैवालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो है वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्यों? इससे मृदा में नाइट्रोजन की जो है भरपाई हो जाती है। आपको पता ही है जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो स्वयं नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पड़ता है, उसके बाद वो सॉइल से उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तो ये चीज़, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मृदा में ही नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो आसानी से प्लांट उसका स्थिरीकरण कर लेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसके लिए आपको रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता नहीं रहेगी, क्योंकि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पर यूनिट मास? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान प्रोटीन का प्रतिशत उच्चतम होता है? आपसे पूछ रहा है कि किसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, गाय के दूध में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। देखिए आपके पास जो ऑप्शन उपलब्ध है उसमें आंसर बी सही है, लेकिन सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो मांस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो किसी और चीज़ में पाया जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब पोषक तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कार्बनिक पोषक तत्व, एक होता है अकार्बनिक पोषक तत्व। ओके, देखिए कार्बनिक जो पोषक तत्व होता है उसमें आते हैं कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट आता है, फिर इसमें प्रोटीन आते हैं, फिर इसमें विटामिन आते हैं। ओके, और ये जो अकार्बनिक होते हैं इसमें आपको पानी मिल जाएगा, जल जो आप पीते हैं, या खनिज तत्व। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 1% चाहिए होता है, फैट हमें 4% चाहिए होता है खाने में, और प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा 14% चाहिए होता है। ठीक है, जल हमारे भोजन मतलब हमारे शरीर में आपको पता ही है 60 to 65%, और खनिज की हमें 7% आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, रेडॉन हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, ये 4 गैसें हैं जिनकी संयोजिता शून्य होती है। ठीक है, यानी संयोजिता शून्य कौन से तत्व होते हैं? जिनकी आउटर लेयर जो होती है वो पूरी तरीके से भरी होती है, और इन गैसों को जो है केमिकली जो है इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है पता चल गया हो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कौन कौन सी गैसें होती है जो है जिनकी जीरो वैलेंसी होती है। इसका नाम है हीलियम, नियॉन, रेडॉन और आर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5-year प्लान, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक है, आपसे पूछा गया। देखिए हमारे भारत में टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई हैं? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। ठीक है, चलिए उन 12 के 12 को देख लेते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 में आई थी। दूसरी वाली 1956 से जो है 61 में आई थी। तीसरी वाली जो है वो 1961 से 66 में आई थी। फोर्थ जो है आपकी 1969 से 74 में आई थी। फिफ्थ जो है वो आपकी
1974 से 79 में आई थी। सिक्स्थ जो है वो आपकी 1980 से 85 में आई थी, ठीक है। और सेवेंथ जो है वो आपकी 1985 से 90 के बीच में आई थी। एट्थ आपकी 1992 से 1997 में आई थी। नाइन्थ जो है आपसे 1997 से 2002 में आई थी। टेंथ जो है वो आपकी 2002 से 2007 तक आई थी। 11th आपकी 2007 से 2012 और 12th आपकी जो है 2012 से 2017। देखिए अब इसका मतलब अब 5 ईयर प्लान्स जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। अब भारत में कहीं भी आपको 5 ईयर प्लान्स जो है सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये 5 ईयर प्लान्स के जो है विषय क्या थे। देखिए पहला जब 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, तो उसमें हमने कृषि के विकास पर ज़्यादा बल दिया था, ठीक है। दूसरे में हमने उद्योगों के विकास पर ज़्यादा बल दिया था। तीसरे में हमने जो है अपनी आत्मनिर्भरता बनाने पर जो है और सस्टेनेबल ग्रोथ पे ज़्यादा बल दिया था, ठीक है। फोर्थ पे हमने किया था कि फोर्थ पे हमने जो है वो अपनी जो है आत्मनिर्भरता बनाने पे बल दिया था। जो है थर्ड में भी हमने अपनी आत्मनिर्भरता बनाने पर बल दिया था, लेकिन खाद्य के मामले में, ठीक है, यानी कि हमें जो है बाहर से जो है अपना भोजन निर्यात ना करना पड़े, ठीक है। फिफ्थ में जब हम आए थे तो हमने जो है गरीबी दूर करने पे विशेष बल दिया था। सिक्स्थ में हमने जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो संरचना है, ठीक है, उसके विकास पे ज़्यादा बल दिया था, ठीक है। सेवन्थ में हम देखते हैं तो हमने जो है रोजगार पे ज़्यादा बल दिया था। एट्थ पे हमने जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन के विकास पे ज़्यादा बल दिया था। नाइन्थ में हमने जो है ग्रामीण विकास पे ज़्यादा बल दिया था। टेंथ में हमने जो है निवेश बढ़ाने पर जो है बल दिया था। और 11th में हमने लोगों के जो है संपूर्ण विकास की बात की थी। और 12th में हमने जो है वो सतत पोषणीय विकास जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, उस पे जो है उसके विकास पर हमने बल दिया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये यही बात है जो मैंने आपको बताई। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जो एक गैर सांविधिक और पारदर्शी निकाय है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी जो है वो 1 अप्रैल 1951 में आई थी। द्वितीय हमारी 1956 से इतने में आई थी। जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और वर्तमान में हम देख लेते हैं कि इसको जो है हटा दिया गया है, ठीक है। अब हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं आएंगी और योजना आयोग को भी समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए आता क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चंद्रगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। निम्नलिखित में किस राज्य में चंद्रगढ़ किला स्थित है? आपको बताना है कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है, ठीक है। आपको बताना है किस में है। ये जो फोर्ट है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। किससे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। देखिए इसको बनाया था, इसके बनाने वाले का नाम था चंद्रराव मोरे, ये उन्होंने बनवाया था, जिसे बाद में शिवाजी महाराज ने जीत लिया था, ठीक है, राइट। चलिए अब पिक्चर के माध्यम से देख ले तो ये है चंद्रगढ़ फोर्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं काफी ऊंचाई पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। टिल विच ईयर वाज इंडिया इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन। भारत किस वर्ष तक जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? आपसे पूछा 1931 में, 1911 में, 1901 में, 1921 में, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि किस में भारत जो था। देखिए इसका आंसर है भारत 1921 में जो है वो जनांकीय संक्रमण के चरण में था, ठीक है। इसमें क्या थी, यानी हमारी जो डेथ रेट और जो है बर्थ रेट दोनों जो है बहुत ज़्यादा थे, यानी लोगों जो जन्म दर थी वो भी ज़्यादा थी, यानी ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे, और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, यानी लोग मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यानी क्या मतलब है, जितने लोग पैदा हो रहे थे लोग खत्म भी हो रहे, तो इसी को हम बोलते हैं जनांकीय संक्रमण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसे बताया गया है कि ये जनांकीय स्थानतंत्र संकल्पना पर आधारित है, ठीक है। 5 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था 1921 में आई थी। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यधिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोवा मड
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कौन सा जो है गोवा, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा राज्य का मिट्टी का संगीत वाद्य यंत्र है? कोंडो, ठीक है, ग्वांडब, घुमोट या बंदना, ठीक है। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, ठीक है। और जरूर, और सब लोग, अगर इंडिया में आप लोग रहते भी तो आपको सभी स्टेट्स के तो जो है संगीत वाद्य तो याद रहेंगे नहीं, तो आपको मेन याद कर लेने हैं, ठीक है। और आपको वो भी याद कर लेने जो आपसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा है, ठीक है। बस आपको इतना ही कवर करना है, ताकि अगर वो आपसे दोबारा इस प्रकार का सवाल पूछता है तो आप लोग जैसे आसानी से कर सके। देखिए इसका आंसर होगा आंसर सी, ठीक है, घुमोट, ठीक है। ये घुमोट जो है मतलब बजाते हैं ये लोग, ये मुंह से बजाते हैं, माउथ ऑर्गन है, ठीक है, यानी मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए ये देखिए, मुंह पर, मतलब ये मॉनिटर लिजार्ड है, उसकी त्वचा से बनाया जाता है, इसको मुंह से, मतलब इसको मुंह से बजाते हैं, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है बजाया जाता है, ठीक है। सॉरी, मुंह से नहीं बजाते हैं, ये मॉनिटर लिजार्ड के जो है त्वचा से बनता है, और इसे मतलब वैसे ही बजाते हैं। ये एक आपने अगर वो देखा हो गिटार टाइप का, तो वैसे ही दिखने वाला है कि ये वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द विंटर मानसून? निम्नलिखित में से किसे शीत मानसून के रूप में भी जाना जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। देखिए इसके में आपका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून, डी। देखिए इसे हम यहाँ समझते हैं, देखिए शीत मानसून के रूप में उत्तर पूर्वी मानसून को जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून में निम्न दाब बना रहता है, देखिए ये देखिए, ये देखिए एक्चुअल में इसका, ये देखिए जब साउथ वेस्ट मानसून चलता है तो भारत में लो प्रेशर होता है, ठीक है, और पैसिफिक ओशन में हायर प्रेशर होता है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है तो भारत में उच्च वायु दाब होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो निम्न वायु दाब पाया जाता है। अब ये जो है ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक है, उसके मानसून चैप्टर का सवाल है। इसको मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ समझाने लग जाएंगे तो पूरी क्लास का टाइम निकल जाएगा। इसके लिए आपको जो है एक स्पेसिफिक क्लास जो है वो सर लेंगे, प्रमोद सर, तो आपको वहाँ पे चीज़ को डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक रूल फॉर रेगुलेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस of its constitution and its procedure and conduct of its business? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदस्य को इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के अधीन विनियमों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा करता है, ठीक है। आर्टिकल 118 का 1, ठीक है, या 118 का 2, या 118 का 3, या 118 का 4, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आर्टिकल जो है 118 का 1 जो है वो आपको क्या करता है, सभी हाउसेस को, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा सबको जो है इस बात में अधिकार देता है कि वो उसको कैसे संचालित करेंगे, ठीक है, कैसे इसका कैसे अपने काम को का संचालन करेंगे, किस प्रकार की विधि का पालन करेंगे, ये सब अधिकार जो आर्टिकल 118 ए के तहत आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम देख रहे थे सारा आर्टिकल 118(2) में क्या होता है। देखिए इसे बताया गया है कि जो है जो भी वो मतलब जो भी वो लॉ या रूल्स बनाएंगे, ठीक है, उन्हें लागू कैसे करना है ये बताया गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। अब कल हम आपसे मिलेंगे एक अगली नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।